फिल्म की शुरुआत होती है एक क्लब से जिसके अगले वाले रूम में किंग बैठकर अपना काम कर रहा था और बाहर से काफी सारे गुंडे किंग पर नजर बनाए हुए थे। इतने में बाहर से एना नाम की एक लड़की किंग को मिलने आई। तब किलर्स ने इस बारे में अपने बॉस बर्ग को बताया, जिसमें बर्ग कहता है कि वो बुढ़ा ऑफिसर हमारी जानकारी देने के लिए किसी से मिलने वाला है, इसलिए उन दोनों को ठिकाने लगा दो। एना और किंग बात कर रहे होते हैं। किंग कहता है कि मैं पहले FBI ऑफिसर था जो फाइनेंशियल क्राइम्स का पता लगाता था और फिलहाल मुझे इस फोटो की फैमिली के बारे में जानने का काम मिला गया है और मुझे ये काम दिया है इस फोटो वाले आदमी के पिता ने। तब एना उस फोटो को देखकर कहती है कि मैं किलर हूँ, जिसमें मैं किसी को ढूंढने का काम नहीं करती। तब किंग कहता है कि यह एक अलग केस है क्योंकि यह कहानी एक सिंड्रोम से जुड़ी हुई है। तब एना कहती है कि उस सिंड्रोम के बारे में मुझे पता है जिसमें लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं और अब तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तब किंग ने वहाँ पर गुंडों को देखा और किंग वहाँ से एना को भागने के लिए कहकर वॉशरूम में चला जाता है। तब वो गुंडे वॉशरूम में किंग को मारने के लिए आते हैं और किंग उन सभी पर हमला कर उन्हें वहीं पर खत्म कर देता है। तब तक एना उस क्लब से बाहर निकल चुकी थी और वहाँ पर बर्ग के टॉम नाम के एक स्नाइपर ने भी उसे देखा। फिर अंदर से किंग बाहर आया। तब उसने देखा कि एना ने सभी किलर्स को मार दिया था। फिर किंग बाहर आया। तब उस पर टॉम ने स्नाइपर से हमला किया और वो वहीं मर गया। अगले दिन मैरी अपने ऑफिस में बैठी थी। उसका फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसके एक्स बॉस किंग की मौत हो चुकी है। तब मैरी ने आकर किंग की लाश को कंफर्म किया। वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि उनके इमरजेंसी डायल में तुम्हारा नंबर था और क्या उन्हें पैसों की कमी थी? तब मैरी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं था, पर क्यों? तब डॉक्टर ने दिखाया कि किंग ने अपने हाथ में द अकाउंटेंट को ढूंढने के लिए कहा है और यह देखकर मैरी चौंक जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है द अकाउंटेंट यानी क्रिस की तरफ। वो एक छोटे से शहर में रहता है और वहाँ पर अपनी बहन जैसी दोस्त जस्टिन के साथ मिलकर माफियाज के अकाउंट्स को हैंडल करता है। अब क्रिस एक मैच मेकिंग पार्टी में जाता है जिसमें वहाँ पर सभी लड़कियां क्रिस की प्रोफाइल को पहले ही ऑनलाइन देख चुकी थी। इस वजह से सब क्रिस के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर क्रिस एक के बाद एक सबसे बात करने लगा, जिसमें क्रिस से बात करने पर उन्हें ये पता चला कि क्रिस उसके प्रोफाइल की तरह बिल्कुल नहीं था। और तब धीरे धीरे सभी लड़कियां वहाँ से दूसरे लड़कों के पास चली गई। और तब उसके मैच मेकिंग वालों ने पूछा कि क्रिस के पास सब लड़कियां पहले कैसे आ गई थी। तब क्रिस कहता है कि मैंने तुम्हारे ऐप को हैक कर लिया था, जिससे मुझे लड़कियों के खास इंटरेस्ट के बारे में सभी चीजें पता चली और मैंने उसे अपने प्रोफाइल में ऐड कर लिया। इसके चलते सभी लड़कियां मेरे पास आ गई। दूसरी तरफ मैरी किंग का घर रेंट पर ले लेती है और वहाँ पर मैरी देखती है कि किंग ने दीवार पर रिसर्च किया हुआ था और साथ ही काफी सारे मरने वाले लोगों के बारे में पता लगाया हुआ था। साथ ही मैरी को वहाँ पर क्रिश्चियन वुल्फ यानी कि क्रिस का नाम भी मिला। मैरी ने क्रिस की एजेंसी में फोन लगाया और तब वहाँ उसकी बात जस्टिन की फैसिलिटी में हुई और वहाँ लोग मेंटली चैलेंज बच्चों को संभालते थे। तब मैरी ने वहाँ पर क्रिश्चियन वुल्फ के बारे में पूछा तो आगे से जवाब आया कि इस नाम का कोई भी आदमी यहाँ पर काम नहीं करता। ये बातें जस्टिन ने भी सुनी। उसने मैरी की लोकेशंस और प्रोफाइल चेक की, जिससे उसको मैरी और किंग का केस पता चला और साथ ही ये भी पता लगा कि मैरी अब किंग के घर पर रह रही है। बर्ग दिखाने के लिए मछलियों को बेचने का काम करता था, लेकिन असल में वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करता था। वहाँ पर बर्ग अंदर आकर टॉम से मिला और पूछा कि उस लड़की का क्या हुआ। तब टॉम कहता है कि वो अब गायब हो चुकी है। तब बर्ग कहता है कि उस लड़की को ढूंढो और उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो, क्योंकि 3 साल पहले मैं अपने पार्टनर्स के साथ बैठा था। तब वहाँ पर उस लड़की ने हमला करके हमारे काफी सारे लोगों को मार दिया था। वहाँ उसने मुझे जिंदा छोड़ा। तब मैंने उसके पैर में एक टैटू देखा था और मुझे पता चला था कि वह कौन है और शायद वह मुझे भूल चुकी थी, इसी वजह से उसने मुझे नहीं मारा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी दिन मैं नहाकर बाहर आऊं और वो मुझे भी मार दे, इसी वजह से तुम्हें उसे मारना होगा। साथ ही किंग पावलो नाम के आदमी के पिता से भी मिला था, इसी वजह से तुम पावलो को भी मार दो। पावलो असल में वो फोटो वाला आदमी था जिसकी फोटो किंग ने एना को दिखाई थी। दूसरी तरफ मैरी उसे मिलने वाली एक फोटो के क्राइम सीन पर पहुंची, जिसमें वहाँ पर एक टूटी हुई दीवार को वो देख रही थी। तब पीछे से क्रिस आता है और पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो। तब मैरी उसे किंग के घर पर लाई और उसने किंग की रिसर्च के बारे में बताया, जिसमें वो किसी को ढूंढ रहा था और साथ ही बहुत सारे मर्डर्स के बारे में भी बताया और ये सब चीजें कैसे कनेक्टेड थी ये वो जानना चाहती थी। वो कहती है कि किंग ने ही तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। क्रिस को वहाँ पर अल्बर्टो नाम के एक मैक्सिकन बच्चे का फोटो दिखता है। दूसरी तरफ पावलो के पिता घर पर खाना खा रहे थे। तब वहाँ पर टॉम उन्हें मारने आता है और उन्हें मार देता है। अगले दिन मैरी देखती है कि क्रिस ने पूरे रिसर्च को बदलकर अपने हिसाब से सेट कर दिया था और वह बताता है कि किंग जिस आदमी की तलाश में था उसका नाम पावलो था और वो अपनी पत्नी डीना के साथ मेक्सिको बॉर्डर पर रहता था। लेकिन फिर
वो वहाँ पर अलग हो गए और ये कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन डीना ने अकेले काफी सारे रेस्टोरेंट्स और फैक्ट्रीज में काफी दिनों तक काम किया और ये एल्बर्टो नाम का बेटा उन्हीं का ही है। वहाँ से दोनों एक फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ डीना काम करती थी और डीना के बारे में पूछताछ करते हैं। तब फैक्ट्री का मालिक कहता है कि ऐसी हजारों लड़कियां यहाँ पर काम करने के लिए आती जाती रहती हैं और मुझे वो याद नहीं रहती। तब क्रिस कहता है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट्स देखे हैं जिससे पता चलता है कि तुम दूसरे ब्लैक बिजनेस भी करते हो। तब वह आदमी गुस्सा हो जाता है और क्रिस के ऊपर हमला करता है, लेकिन क्रिस उसको ही पीट देता है और फिर डीना के लिए पूछता है। तब वह आदमी कहता है कि मैं उन लड़कियों की ट्रैफिकिंग नहीं करता, मेरे पास उन लड़कियों को मार्क भेजता है। वहाँ से क्रिस और मैरी निकलते हैं। तब मैरी कहती है कि मैं गवर्नमेंट की एजेंसी के लिए काम करती हूँ जिससे हम लोगों को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। हम लोगों को अब ऐसे रूल्स को तोड़ने की जगह पर पुलिस की मदद लेनी चाहिए। तब क्रिस कहता है कि नहीं, मेरे पास इससे भी एक बेटर आइडिया है और वो अपने भाई को बुलाने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है क्रिस के भाई ब्रेक्स की तरफ। वो जेनी नाम की एक लड़की के साथ बैठा बात कर रहा होता है। जेनी काफी डरी हुई होती है। तब वहाँ पर ब्रेक्स को क्रिस का फोन आता है और वो उससे हेल्प मांगता है और तब ब्रेक्स फोन कट कर देता है और क्रिस दोबारा फोन करता है। तो ब्रेक्स कहता है कि तुमने पिछली बार मेरे साथ रहने का वादा करके भी उसे पूरा नहीं किया और अब तुम 8 सालों बाद फोन कर रहे हो जिसमें तुमने कभी भी बीच में एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की और अब सिर्फ अपना काम करवाने के लिए, सिर्फ मदद लेने के लिए तुम्हें मेरी याद आ रही है। तब क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हें मुझसे बात करनी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आकर मेरे एक केस में मदद करो। तब ब्रेक्स वहाँ पर जेनी को बाय बोलता है। जेनी रो रही थी और ब्रेक्स वहाँ से निकलता है और हमें वहाँ पर दिखता है कि ब्रेक्स ने जेनी के घर पर काफी सारे लोगों को मार दिया था। अगले दिन क्रिस और मैरी ब्रेक्स का इंतजार कर रहे थे और ब्रेक्स आता है और मैरी कहती है कि मैं एक आरबीआई ऑफिसर हूँ, क्रिस हमारी मदद इस केस में कर रहा है। उसके बाद ब्रेक्स वहाँ से होटल वालों से मिलता है और एक प्लान बनाता है। प्लान के अकॉर्डिंग वो 3 मैक्सिकन लड़कियों को बुलवाता है। तब ब्रेक्सटन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस धंधे में कैसे आई और मार्क ने तुम्हें कैसे फंसाया। तब वहाँ पर तीनों लड़कियां मार्क का नाम सुनकर चौंक जाती हैं और वहाँ से एक लड़की ब्रेक्स की मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी दोनों लड़कियां वहाँ से डरकर निकल जाती हैं। वहाँ पर उस लड़की ने काफी सारे पैसे मांगे, क्रिस ने उसे दिए और तब उस लड़की ने कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं मार्क को भी यहाँ पर बुला सकती हूँ। इस बात पर ब्रेक्स कहता है कि हाँ, तुम उसे बुला लो। वो लड़की मार्क को कॉल लगाती है और बाहर मैरी अपने साथियों से बात कर रही होती है और वो दोनों किंग के क्लब से बाहर निकलने की फुटेज देख रहे होते हैं। वहीं पर मैरी को एक फोन आता है जिसमें उसे पैब्लो के पिता के मरने का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि पैब्लो जहाँ रहता था वहाँ के लोगों को ट्रैफिकिंग के लिए गुंडे उठाकर ले जाते थे और उनमें से सभी मर्दों को उन्होंने मार दिया था, जिसमें से एक पैब्लो भी था। तब वहाँ पर मैरी ने मार्क को देखा जो कि ऊपर ब्रेक्स और क्रिस के कमरे में आए और वह कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए। तब ब्रेक्स ने एक जोरदार पंच मारा और बेहोश कर दिया और उसे मैरी की कार की डिग्गी में डाल दिया। तब ब्रेक्स कहता है कि तुम इसे पुलिस स्टेशन में ले जाकर पूरी जानकारी निकलवा सकती हो। मैरी इस तरीके से लोगों को पकड़कर खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ से मार्क को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। अगले दिन हमें जस्टिन नजर आती है। फैसिलिटी में उसकी टीम काफी बड़ी हो चुकी थी, जिसमें वह काफी सारे मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ हैकिंग का काम करती थी। दूसरी तरफ क्रिस, मैरी और बर्क्स भी मैरी के घर पर थे। वहाँ पर क्रिस ने उन लोगों को किंग को मारने की फुटेज में से कोई दूसरी जानकारी निकालने का काम दिया। इस पर मैरी ने कहा कि किंग हमारे एफबीआई का सबसे बेस्ट एजेंट था और अगर वह ये जानकारी नहीं निकाल पाया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी यह कर पाएगा। जस्टिन की टीम ने आसपास के सभी कैमरास को हैक कर लिया और आसपास के सारी तरफ नजर रखने लगी और तब उसे वहाँ से निकलती हुई एना दिखाई दी, जो कि बहुत शांत थी, जबकि बाकी के लोग वहाँ पर गोली चलाने से डरे हुए थे और इसी वजह से उन्हें एना पर शक हुआ। लेकिन एना काफी स्मार्ट थी, उसे सारे कैमरास की लोकेशन पता थी, उसने किसी भी जगह अपना मुंह नहीं दिखाया था। लेकिन वहीं पर एक लड़की अपनी सेल्फी ले रही थी जिसमें एना की तस्वीर उन्हें मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने पहले उस लड़की को फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम करके ढूंढ लिया और उसके घर के वाईफाई से उसके सारे डिवाइसेस को हैक कर लिया और उसके अकाउंट्स के सारे फोटो चेक करके सेल्फी को ढूंढ लिया और उसे अपने पीसी में ट्रांसफर कर लिया, जिसमें उन लोगों को अब एना का फेस मिल चुका था। साथ ही उस फेस से उन्हें यह पता चला कि एना दुनिया में काफी जगह घूमी है और वो जहाँ भी गई है वहाँ पर मर्डर्स करके आई है, लेकिन उसके फेस से उन्हें कोई नाम नहीं मिला था क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और यह देखकर मैरी और क्रिस भी चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेक्स मरने वाले लोगों के फोटोज को देखता है और कहता है कि इन सभी को भी एना ने ही मारा है क्योंकि सेम हिटिंग स्टाइल यूज हुआ है। तब मैरी चौंक जाती है क्योंकि उसे उसी वक्त पता चलता है कि बर्क्स भी एक किलर है। मैरी वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है क्योंकि वह किसी भी किलर के साथ काम करना नहीं चाहता। तब क्रिस उसे मनाने जाता है, लेकिन मैरी वहाँ से अपनी कार में चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है बर्क के मैक्सिको बॉर्डर वाले अड्डे की तरफ, जहाँ पर उसने काफी सारे बच्चों को पकड़ रखा था जिन्हें बेचकर वो पैसे कमाता था और पाब्लो का बेटा अल्बर्टो भी वहीं पर होता है। अगले
अगले सीन में मैरी मार्क से जानकारी निकलवाती और उससे पूछती है कि उसने कैसे डीना को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लोगों से खरीदा। मैरी उसे पाब्लो के परिवार का फोटो दिखाती है और तब मार्क कहता है कि मैंने इसकी पत्नी डीना को खरीदा था। वह सालों पहले मेरे पास से भाग गई थी, लेकिन वहाँ पे वो घायल हो गई थी और उसके घायल होने के बाद उसे पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। तब मैरी ने उसके बॉस का नाम पूछा और मार्क नाम बताने ही वाला था कि वहीं पर टॉम ने अपनी स्नाइपर से उस पर हमला कर दिया और उसे और उसके वकील को मार दिया। मैरी बच गई। तब तक जस्टिन ने क्रिस को बताया कि उसे एना की कोई भी जानकारी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल रही, जैसे वह दुनिया में कहीं अचानक से ही आ गई हो। शाम होने पर दोनों भाई पास के क्लब में जाते हैं और क्रिस को वहाँ पर टीना नाम की एक हॉट लड़की दिखाई देती है जो वहाँ पर दूसरों लड़कों से बात कर रही होती है। और फिर टीना क्रिस को देखती है और उसके पास आकर फ्लर्ट करने लगी है। क्रिस को फ्लर्ट करना बिल्कुल नहीं आता था, इसी वजह से टीना वहाँ से वापस चली जाती है। वहाँ पर क्रिस देखता है कि सभी लोग एक ही स्टाइल में नाच रहे होते हैं। तब क्रिस आगे बढ़ता है और वह डांस मोव्स को कैलकुलेट करके याद करता है, जिससे यह चीज ज्यादा हार्ड भी नहीं रह जाती। और क्रिस वहाँ पर टीना के साथ नाचने लगता है, जिससे वो काफी इजीली यह डांस सीख चुका था। और तब अपने भाई को नाचते हुए देखकर ब्रेक्स भी काफी खुश हो जाता है और डांस करते करते क्रिस टीना को भी इम्प्रेस कर लेता है। तब वहाँ पर टीना के कुछ साथी लड़के आकर क्रिस को धमकाने लगते हैं और क्रिस समझ जाता है कि वह उसे मारना चाहते हैं। तब क्रिस कहता है कि अगर तुम में दम है तो मुझे मारकर दिखाओ। और तब उस गुंडों ने क्रिस को मारा और बर्क्स उनकी तरफ भागा और कुछ ही देर बाद सभी गुंडों को बर्क्स ने क्लब से बाहर फेंक दिया। फिर वहाँ से बर्क्स और क्रिस निकलते हैं। तब क्रिस बर्क्स को दिखाता है कि टीना ने उसे अपना नंबर दिया था। तब इस चीज से बर्क्स काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मैरी आकर एक डॉक्टर से डीना के बारे में पूछने लगती है। वहीं उसे पता चलता है कि टीना को शायद कोई डिसऑर्डर हुआ था। डॉक्टर से पूछताछ करने पर पता चला कि डीना एक रेस्टोरेंट में काम करती थी और जब वो वहाँ से निकल रही थी तब उस पर एक लड़के ने रेप ट्राई किया और जैसे ही डीना वहाँ से भागने लगती है तब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी दीवार से टकरा जाती है और वो दीवार टूट जाती है, जैसे हमने पहले सीन में देखा था। इस एक्सीडेंट की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा था और इस हादसे के बाद उसके मुंह की हालत भी काफी खराब हो जाती है। इसी वजह से उसकी प्लास्टिक सर्जरी की गई थी और वह अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे वह सभी चीजों में काफी तेज होती जा रही थी और उसकी काबिलियत किसी भी आम आदमी से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वह कुछ ही दिनों में ठीक होने लगी। तब मैरी ने देखा कि डीना कोई और नहीं बल्कि एना खुद ही थी, जिसे वह बदलकर पूरी तरह से कातिल बन चुकी थी और उसने हॉस्पिटल में भी सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया था। यह पूरी जानकारी जस्टिन भी देख लेती है और दूसरी तरफ बेक्स अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी उसकी किलर्स की ऐप पर मैरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट आता है और बक्स इस बारे में क्रिस को कुछ नहीं बताता। कुछ देर बाद क्रिस पाब्लो और डीना के बारे में सोच रहा होता है और वहीं पे उसे याद आता है कि अल्बर्टो अभी भी जिंदा है और हो सकता है किंग को यह पता चल गया होगा कि वो कहाँ पर छुपा है। तब वहाँ पर ब्रेक्स का फोन बजता है और क्रिस देखता है कि उसके किलर्स के ग्रुप में मैरी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट सभी किलर्स तक पहुँच चुका था। क्रिस वहाँ से अपनी बाइक लेकर तेजी से मैरी को बचाने के लिए निकलता है। तब जस्टिन एना के बारे में सभी चीजें क्रिस को बताती है कि कैसे एना को नया चेहरा मिला और उसी के चलते उसकी जानकारी दुनिया में कहीं पर भी नहीं थी। दूसरी तरफ एना मैरी के घर पर पहुंच गई थी और उसने मैरी को चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं पर एना को उसके घर पर पाब्लो के साथ साथ उसके परिवार की भी फोटो दिखती है। तब एना को याद आता है कि कैसे गुंडों ने उनके पूरे गांव के सभी परिवार को अलग कर दिया था और डीना को पकड़कर बॉर्डर पार करके बाकी लड़कियों के साथ बर्क को बेच दिया था और उसके पैर में वेल का टैटू बर्क ने बनवाया था, जिससे ये पता चलता है कि ये उसके गैंग से है। तभी वहाँ क्रिस पहुँचता है और उसे वहाँ पर एना मिलती है और क्रिस उसको बताता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है जो कहीं पर कैद होगा और मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तब एना कहती है कि मैं इन चीजों को पीछे छोड़ चुकी हूँ। फिर वह वहाँ से चली जाती है और क्रिस देखता है कि मैरी घायल थी। वो है उससे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब तक बर्क को इस बारे में पता चलता है कि मैरी अब उन तक पहुँचने वाली है और तभी वह टॉम को उसके अड्डे के सभी बच्चों को मार देने के लिए कहता है, जिससे उसके बिजनेस का कोई भी सबूत ना रहे। दूसरी तरफ क्रिस गुस्सा हो जाता है क्योंकि ब्रेक्स ने उसे मैरी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं बताया। इस पर ब्रेक्स कहता है कि हमने उसे मार्क लाकर दिया था जिससे वह उस केस को सॉल्व कर सकती थी और अब हमें उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तब क्रिस कहता है कि मैं उस बच्चे को बचा कर रहूंगा और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो और तब ब्रेक्स कार में बैठ जाता है। सुबह होते होते जस्टिन अपने ड्रोन से मैक्सिको बॉर्डर से थोड़ी दूर बर्क के अड्डे को देख लेती है। वहाँ पर टॉम सभी बच्चों को बस में भर रहा था। तब जस्टिन ने उनकी लोकेशन बक्स और क्रिस को बताई। साथ में वह ये भी समझ गए थे कि टॉम पास में एक जगह पर उन्हें गाड़ने के लिए जमीन खुदवा रहा था। तब वहाँ पर पास में क्रिस और बक्स एक कार में आगे बढ़े और उनके गार्ड्स को मारने लगे और तब बच्चे वहाँ से भागकर बस में बैठ रहे थे और तब बक्स वहाँ पर गार्ड्स को मार रहा था और क्रिस ने देखा कि टॉम वहाँ से अल्बर्टो के साथ बाकी बच्चों को लेकर बस में भाग रहा था। वहीं पर एक गुंडे ने बम फेंका जिसके चलते ब्रेक्स घायल हुआ और जैसे ही एक गार्ड उसे
मारने वाला था, लेकिन क्रिस उसे बचा लेता है। फिर वहाँ दोनों भाई वहाँ से कार में आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ टॉम बच्चों को गाड़ने के लिए गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा होता है। तब टॉम देखता है कि क्रिस वहाँ पर कार लेकर आ रहा है और फिर दोनों भाई मिलकर गुंडों के साथ लड़ाई करते हैं और टॉम को भी मार देते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई वहाँ से बस में बच्चों को लेकर निकलते हैं। तब ब्रैक्स एक जगह पर गाड़ी रुकवाता है, जिसमें ब्रैक्स एक बिल्ली को देखता है और उसे अपने साथ रखने के लिए कहता है। तब उसे देखकर क्रिस भी खुश होता है। दूसरी तरफ जस्टिन एना को फोन लगाकर बर्क की लोकेशन के साथ साथ उसने क्या क्या गलत किया यह भी सब चीजें बता देती है। पर तभी बर्क फौरन में एक वॉशरूम से नहाकर बाहर निकल रहा होता है। तभी एना उसके पीछे खड़ी होती है और एना बर्क को मार देती है। एक हफ्ते के बाद मैरी बर्क की पूरी फिशिंग कंपनी को सीज कर देती है और काफी सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबूत भी ढूंढ लेती है। उसके बाद मैरी जस्टिन के सेंटर में फोन लगाकर जस्टिन और क्रिस को थैंक यू कहने के लिए कहती है, लेकिन तभी सामने से जवाब आता है कि इस नाम का यहाँ पर कोई भी काम नहीं करता। तब मैरी कहती है कि मुझे पता है। फिर जस्टिन वहाँ पर अपने बाकी बच्चों के साथ अल्बर्टो के रहने के लिए रूम तैयार कर रही होती है, जिससे वह आसानी से वहाँ पर रह सके। और दूसरी तरफ अल्बर्टो को लेकर क्रिस और बॉक्स जस्टिन के अड्डे पर जाते हैं, जिसमें वह दोनों भाई कुछ हफ्तों तक वहीं रहने का प्लान करते हैं और बॉक्स अपने भाई के साथ ये छुट्टियां मनाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाता है। और इसी के साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक यू।